वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th हिंदी के सब्जेक्ट गद्य से महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से आज हम महत्वपूर्ण गद्यांश करने वाले हैं, जो कि आपके प्रश्न पत्र में क्लास 12 के हिंदी के प्रश्न पत्र में 10 नंबर का आता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्र के स्वरूप, जिसकी लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, उनका मैंने जीवनी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो कि आपके जीवनी कितनी आती है क्लास 12th में आपको 5 नंबर की आती है। आज उन्हीं के चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, पद्यांश करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पद्यांश बनाऊंगा, जो कि आपके 2024 के प्रश्न पत्र में आपको वो जो पद्यांश मैं बताऊं वो देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये मैंने लिया है आपका चौथा आपका लिया है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा और 2023 और 2020 में ये आया हुआ है। तो देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंचा नीचा का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ से जुड़ा हुआ है वह समान अधिकारों का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण यह सौहार्द भाव, अखंड और सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भी भेदभाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी की विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग पर भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। तो ये मैंने गद्यांश पढ़ दिया और इस गद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5, एक प्रश्न का 2 नंबर है और 5 प्रश्न का अगर उत्तर देते हो आपको तो 10 नंबर मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न। तो आपका ये पहला जो प्रश्न वो क्या पूछ रहा है, पुत्र के समान भाव से कौन रखती है। तो पुत्र के समान भाव से कौन रखती है आपको, तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है। ठीक है, प्रत्येक माता अपनी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है और वह सबके दुख में दुखी और सुख में आनंद का अनुभव करती है। तो ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रही है इंपॉर्टेंट है, 2020 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ठीक है, समान अधिकार का भागी कौन है। तो इसका उत्तर है समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी है। पृथ्वी हमारी माता है, वह अपने सभी छोटे बड़े प्राणियों को प्यार देती है तथा सभी प्राणी उस पर अपना समान अधिकार रखते हैं। ये 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया। चौथा है, आप तीसरा देखते हैं इनका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर मातृभूमि की सीमा का विस्तार अनंत है, क्योंकि इसके निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांवों, जंगलों एवं पर्वतों में बसे हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तथा विभिन्न धर्मों को मानते हैं, परंतु सभी एक ही धरती माता के पुत्र हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अनंत तथा जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत शब्द का अर्थ जिसका कोई अंत ना हो। क्या इसका अर्थ है, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, और असीम अर्थात असीम, और जनपद शब्द का अर्थ है किसी राज्य का मंडल या निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। ठीक है, तो आपका एक ये हो गया। अनंत का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, और असीम। और जनपद का अर्थ क्या है, किसी राज्य का मंडल। ठीक है, दूसरा वह निश्चित सीमा वाला वह भाग। ठीक है, या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका,
5वां क्वेश्चन पूछ रहा है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, आपको मैंने पहले ही बताया था। और इसके लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? तो ये 2 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह से आपको एक पद्यांश में से 5 क्वेश्चन पूछेगा और पाँचों का आप सही उत्तर देते हो तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022 के 2020 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। जन का वह प्रभाव अनंत होता है, सहसों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन को, ठीक है, दाम्पत्य प्राप्त किया। जब सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना है, ठीक है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? जन का प्रवाह का आशय क्या है? तो जन का प्रवाह क्या है? अनंत होता है, क्योंकि लोग क्या है, कहीं भी बच सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन नदी के प्रवाहों की तरह है, सदैव गतिशील रहता है। साथ ही वो अपने कार्य व श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो मनुष्य क्या होता है, वो अपने कार्य और श्रम के द्वारा हमेशा क्या करता है? उन्नति की शिखर का निर्माण करता है और आगे हमेशा ही बढ़ता जाता है, ठीक है। हम अगर फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं तो सेकंड क्लास में ही तो जाते हैं या फिर थर्ड क्लास में जाते हैं, है ना। हम पीछे नहीं आते, यूकेजी या एलकेजी नहीं पढ़ते, है ना। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्रीय निवासी जन नदी में नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। क्या है? राष्ट्रीय जन नदी में नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए, नदी में उठती लहरों के समान क्या है? बढ़ने के लिए अजय और अमर है। राष्ट्र के जन का जीवन नदी की भांति सदैव गतिमान रहता है। किस प्रकार नदी का प्रवाह जहाँ भी जाता है वहाँ विकास उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मानव को भी अपने कर्म व श्रम द्वारा विकास के चिन्हों को छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सबको भी लगातार श्रम और अपने कर्मों द्वारा क्या करना चाहिए? हमें लगातार आगे बढ़ता जाना चाहिए। वही क्या करते हैं, वो चिन्ह जो हम छोड़े रहते हैं उसी चिन्हों पर और दूसरे लोग भी क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? घाटों का निर्माण का आशय है कि नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य और श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस प्रकार जो नदी है अपना रास्ता खुद बनाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना है? अपना रास्ता खुद ही बनाते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आपको एक रेखांकित अंश ऐसे आपको प्रश्न पत्र में क्या कर दिया जाएगा? आपको रेखांकित अंश पूछ लिया जाएगा। आपको एक ध्यान से मैं आपको लाइन से देखिए, ये वाला लाइन खींची हुई है इसकी, तो देखिए ये वाला आपको दिखेगा। अब ये वाला, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। ये देखिए आपको लाइन खींची हुई है, वैसे ही आपको प्रश्न पत्र में भी आपको ये लाइन खींची मिलेगी। इसका आंसर को आपको क्या करना है? उत्तर देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका। सूर्य से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण होता है, अर्थात जब तक पृथ्वी सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा, ठीक है। मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है, इसी कारण
शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। मनुष्य के जीवन का सुदृढ़ आधार राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव का जीवन की प्रगति निर्भर करता है। अगर हमारा देश बढ़ता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अमीर होता है, अगर देश गरीब होता है तो क्या होता है, उससे हमारे देश का क्या होता है, विकास नहीं होता है। जब विकास तभी होता है जब सभी का क्या होता है, जब सभी लोग क्या करते हैं, विकास कर रहे होते हैं, तभी हमारा देश भी क्या होता है, प्रगतिशील होता है। इतिहास के अनुसार अनेक उन्नति और अवनति के पश्चात भी मनुष्य का जीवन चलायमान है। राष्ट्र के लोगों को नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए हर प्रकार के उतार चढ़ाव का सहन किया, और वर्तमान में भी वे हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को सहन करना चाहिए और हर प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ दाम्पत्य प्राप्त किया है? तो राष्ट्र जन ने अपनी भूमि के साथ दाम्पत्य प्राप्त किया है। मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है। जो मानव पीढ़ी है वो क्या है, अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं आपका गद्यांश। तो आपका एक और गद्यांश है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 2022 और 2023 में 2020 में आया हुआ है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद, प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाहर रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी क्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है उसकी प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ये आपका पद्यांश हो गया। इसके आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किस रूप में प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन आपने देखा, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को साहित्य, कला, नृत्य, आमोद, प्रमोद आदि के रूपों में क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को सहृदय व्यक्ति स्वीकार करता है और आनंदित भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो आपकी खुशी में क्या हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानसिक तथा स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मानसिक शब्द का अर्थ क्या है, मन की कल्पना से उत्पन्न, और स्वास्थ्य कर का अर्थ क्या है, आरोग्य वर्धक या स्वस्थ रहने वाला। ठीक है, मानसिक शब्द का अर्थ क्या है, कल्पना से उत्पन्न है। ठीक है, और स्वास्थ्य कर का अर्थ क्या है, आरोग्यवर्धक या स्वस्थ रहने वाला। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए आपका रेखा है ना, उसका क्या करना है, आपको इन सब की व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि भारत में विभिन्न समुदायों की संस्कृति भिन्न है। इन सभी संस्कृति के लक्षण बाहर रूप से विभिन्न दिखाई पढ़ते हैं, किंतु इसके अंदर मूल रूप से एक सूत्रता विद्वान होती है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है और आनंदित होता है। इसी प्रकार सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बन जाती है और यह संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति व अस्तित्व हेतु एक सूत्रता आवश्यक है। ठीक है, कोई भी संस्कृति तभी जीवित रह सकती है या कोई भी लोग तभी आपस में मिल सकते हैं जहां पर एकता या एक सूत्रता बनी रहे। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर तो आप खुद भी बता सकते हो कि पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये आपका आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका
तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जब जन दोनों को सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चों अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जहाँ भी जन की बात आती है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल है। पृथ्वी और जन की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा राष्ट्र के स्वरूप से चैप्टर से लिया गया है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। तो राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? जब गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की कल्पना तब संभव है जब पृथ्वी पर मनुष्य ना हो, क्योंकि कब असंभव है? तो मनुष्य ना हो क्योंकि मनुष्य राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। जो भूमि मनुष्य से रहित हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। जहाँ पर मनुष्य ही नहीं पाए जाएंगे उसे हम बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्र का स्वरूप। और यहीं पर आपका चैप्टर नेम भी दे दिया गया है। बनाते हैं अंत। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण भूमि और जन दोनों के मेल से ही संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो भूमि पर जब जन का निवास होता है तब वह भूमि मातृभूमि कहलाती है। अंत स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जन के निवास होने पर ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, वह भूमि कब मातृभूमि कहलाती है? जब मनुष्य या जन लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं आपका चौथा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसी भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को भूमि को अपनी माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र मानना चाहिए। ठीक है, तभी राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न हो सकती है। इसमें लेखक क्या बोल रहा है कि आपके अंदर राष्ट्रीयता का भावना कब उत्पन्न होगा? जब आप जहाँ पर निवास करते हो उसको अपनी माँ और खुद को जब पुत्र मानेंगे तभी आपके अंदर क्या होगा, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिसके आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना ना सोच कर हम पहले राष्ट्र का सोचते हैं। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। जब हम अपनी भूमि को ही माता नहीं मानेंगे और अपने को ही पुत्र नहीं मानेंगे तब क्या हो सकता है, हमारा राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है, और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस तरह से आपका जो क्लास 12th गद्य का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र के स्वरूप को, जिसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, इससे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे मैंने क्या कर दिया, गद्यांश बता दिया। अगर आपका लक अगर अच्छा रहता है तो आपका इन चारों में से कोई सा भी एक गद्यांश आपको प्रश्न पत्र में ज़रूर मिलेंगे, और हो सकता है यही इनमें से ही कोई एक आपका 2024 के प्रश्न पत्र में छप रहा हो। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको क्या होगा, आपको जल्दी से याद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।